हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक लिया है भौतिक प्रदेश, इनसे पहले हमने भौतिक प्रदेश के दो पार्ट करवा दिए, ट्रांस हिमालय तथा हिमालय का वर्गीकरण संपूर्ण विस्तार से। एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी बने हैं वो सभी एक साथ आपके करवा दिए। अब आपका सामने रहेगा तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट वो करवा दिए, उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी उसकी लिंक। और उसके साथ जो सामान्य परिचय था उससे संबंधित जो भी टॉपिक बना था उन वो सभी करवा दिए हैं। उसमें सामान्य परिचय हो गई, स्थिति विस्तार हो गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब करवा दिए। हमने किया क्या क्या वो देखो। अब जो भारत का भौतिक विस्तार है उनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह है। इनमें से हमने करवा क्या क्या दिया? पहले जो पढ़ा है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, उनको विस्तार से पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है उत्तर भारत का मैदान और तटीय मैदान। इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। उत्तर भारत तथा उत्तर पूर्व पहाड़ियों में हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद में एक क्लास और रहेगी प्रायद्वीपीय भारत तथा द्वीप समूह से संबंधित। तो हमने देखें कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का हमने वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहले हमने ट्रांस हिमालय से संबंधित पढ़ा है। उसके बाद में अनुदैर्ध्य आधार पर वृहद तथा लघु व शिवालिक हिमालय को संपूर्ण विस्तार से पढ़ा है एनसीईआरटी के तहत। फिर उसके बाद में प्रादेशिक आधार पर, तो उसमें हमने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ लिया। उसके बाद में पहाड़ियों का श्रेणीगण के आधार पर हमने 5 भागों में और पढ़े, कश्मीर हिमालय, कुमायूं, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर हिमालय। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब आपके सामने दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप साथ साथ में नोट बना रहे हो तो नोट अगर बना रहे हो तो अब आप सेकंड नंबर हेडिंग डालना उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बनेगा वो सब विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इनसे संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर निर्माण किसकी संधि ने किया, निर्माण किस नदियों के द्वारा किया गया है। तो आपको सामने याद रहेगी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा उत्तर भारत मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई कितनी रहेगी आपके सामने? 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी रहेगी? तो वो है 1500 से 300 किलोमीटर के आसपास। फिर इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई आपको सामने रहेगी 1000 से 2000 मीटर। और जलोढ़ मीटर की अर्थात गहराई का मतलब है जलोढ़ मिट्टी की मोटाई कितनी है वो। और क्षेत्रफल कितना है? तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसमें वर्गीकरण देखो कि उत्तर भारत मैदान का हम वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो पहला आपके सामने रहेगा स्थलाकृति आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा है प्रादेशिक आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो स्थलाकृत आधार पर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो जलोढ़ मृदा, तराइन और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जलोढ़ तथा भाबर और तराई, इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और प्रादेशिक आधार पर भी हम 3 भागों में, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यही आपको 3 है जो विस्तार से मिलेगा उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण में। इन एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं। क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए हम, ताकि जो भी अगला नोट्स लेकर आएंगे तो वो आपको अगली क्लास मिलते हैं आप अपने नोट्स को कॉपी में ऐड कर लीजिए। पहला है स्थलाकृतिक विभाजन के आधार पर। मुख्यतः हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अगर यह कोई मान लो शिवालिक पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ियों के नीचे है जो मैदान का भाग आएगा, आपको पता है। इसमें जो पहली स्थिति बनेगी भाबर, अर्थात यहाँ पर जो ये कंकर पथरीला होगा, यहाँ से नदियाँ बहेगी, तो यहाँ कंकरील पत्थर में नदियाँ जो विलुप्त की तरह दिखेगी। उसके बाद में तराइन के मैदान में आगे आएगी नदियाँ, तो यहाँ पर वापस पानी दिखाई देगी। और यहाँ पर वापस जो मिट्टी आगू जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हुए आगू। अब इसका ये तो आकृति देख ले, अब इसका विस्तार देख लेते हैं। पहला है भाबर। क्या होता है? तो नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाए गए कंकरों और पत्थरों का जिस क्षेत्र में जमाव कर दिया जाता है उसे भाबर कहते हैं। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख का भी कहा जाता है। इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख क्यों कहा जाता है? कि शिवालिक पहाड़ियों से जो मैदान में नदियाँ आएगी तो वहाँ पर जो पत्थर बिखरे हुए हैं तो वो पंख आकार में होते हैं।
तो इस पंख आकार के कारण इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। फिर दूसरा कारण है कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है। तो ये जो भाबर है विस्तार इसके 8 से 10 किलोमीटर में आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा है इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं। मतलब मैदान जो कंकर पहाड़ी के नीचकर से नदियां बहेगी तो आपको दिखेगी नहीं। और इस क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से ये अनउपजाऊ मिट्टी है। कृषि क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर जो पथरीला भाग है, जो छोटे छोटे पथरीला अर्थात कंकरी पत्थर है, तो यहाँ पर अनउपजाऊ है, मिट्टी के लिए उपजाऊ नहीं रहेगी। फिर आपके सामने दूसरा भाग आएगा तराई, कि भाबर क्षेत्र से नदियां निकलकर अर्थात प्रथम क्षेत्र से नदियां निकलकर अपना जल चारों ओर फैला देती है। ठीक है। जिसके कारण अधिक नमी युक्त मृदा वाले क्षेत्रों का निर्माण कर लेती है, जिसे तराई कहा जाता है। तराई इसकी औसत चौड़ाई कितनी रहेगी? तो 10 से 20 किलोमीटर। और यह चावल और गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तराई वाली क्षेत्र है नहीं, तो यहाँ पर मतलब है पानी अधिक रहेगा, और पानी अधिक रहेगा अर्थात 12 मास पानी रहेगा, और चावल और गन्ने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर जो मुख्य फसल होगी वो चावल और गन्ने की होगी तराई में। फिर आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है कि उत्तर भारत का मैदान में यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उत्तर भारत के मैदान में हमने जो पढ़ा है उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर किसी क्षेत्र में पाई जाएगी तो वो तराई के मैदान में। यहाँ पर पेड़ पौधे जैव जंतु सब कुछ एक तरह का मतलब जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर कोई है तो वो आपको तराई वाला मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने जलोढ़। अभी एनसीईआरटी में जलोढ़ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आगे इसको 2 भागों कौन कौन से, एक तो है बागर और एक है खादर। अभी इन्हें पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है बागर। इस क्षेत्र में कंकड़ युक्त भूमि को क्या कहा जाता है? भड़ कहते हैं। फिर है इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक है, किसमें? पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले में होने के कारण यहाँ पर परिवहन तथा उद्योग का विकास भी अधिक हुआ है। अगर जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ परिवहन भी अधिक होगा और उद्योग भी अधिक होगा। अब नेक्स्ट आपके सामने 2 आ रहा है कि नेह अथवा कल्लर अर्थात भूर का संबंध किससे है? तो वो आपको यहीं से मिलेगा। दूसरा है खादर। यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। कौन सा? खादर। इस क्षेत्र में नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ लेकर आती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगी वहाँ पर आपको खेती चावल की कृषि की जाती है। और खादर क्षेत्र का प्रमुख अर्थात जो समुद्र तट की ओर बढ़ा हुआ भाग है उसे डेल्टा कहा जाता है। जो नई मिट्टी लेकर आएगा वो खादर जो उसको कहेंगे। तो वो जो अगर मिट्टी होगी नहीं वो समुद्र की तरफ होगी, तो समुद्र की तरफ उसका विस्तार होगा, उसको हम डेल्टा कहेंगे। डेल्टा क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 से 100 मीटर। इस क्षेत्र में दलदली भूमि व बील अथवा दीपनुमा भूमि को चार कहते हैं। अभी विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। अब आपके सामने ये रहेगी आकृति डेल्टा की, किसकी? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बना है उसको एक आकृति में याद रखना ऐसा। ये 2 देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत और बांग्लादेश के अंदर। अब भारत वाला जो डेल्टा है उसको निष्क्रिय डेल्टा कहा जाता है और इसको बांग्लादेश वालों को सक्रिय डेल्टा कहा जाता है। सक्रिय को मतलब आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विस्तार से ये डेल्टा आगे बढ़ रहा है। भारत मंद गति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको निष्क्रिय माना गया है और इसको सक्रिय डेल्टा की। अब भारत में इसकी स्थिति तीन भागों में बटा गए। एग्जाम में कई बार पूछा कि प्रोड डेल्टा किसका भाग है या इसका उत्तर से दक्षिण का अगर क्रम भी पूछ ले तो मोरीबंद डेल्टा, प्रोड डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा, ये तीनों भारत में इसके विस्तार है डेल्टा का। अब आपके सामने आ रहा है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हमने पंजाब का मैदान लिया प्रथम, प्रादेशिक विभाजन मैदान। अब ये प्रादेशिक विभाजन जो मैदान है पंजाब का मैदान, इसका निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ करेगी। पहला विस्तार इसका पाकिस्तान और भारत में रहेगा। तो पंजाब मतलब
5 दोआब नदियों से मिलकर बना है। तो पंजाब किन 5 दोआबों से मिलकर बना है? पहला है सिंध सागर। तो आपको सिंध सागर में 2 नदियां नहीं मिलेगी, नदियां 3 मिलेगी, लेकिन ये दोआब भी है, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन तीनों नदियों के मेल से ही सिंधु सागर जो एक दोआब बना है। दूसरा है चज। चज को चाय को मतलब हो गया चिनाब और जय को मतलब हो गया झेलम। फिर आपके सामने है रचना दोआब। रै को मतलब हो गया रावी और चन्ना को मतलब हो गया चेनाब। फिर आपके सामने है बारी। बारी को मतलब हो जाएगा ब्यास और रै को मतलब री को मतलब हो जाएगा रावी। फिर आपके सामने है बिस्त। बिस्त को मतलब ब्यास और सतलज। ये 2 आपको भारत में मिलेंगे और वो पाकिस्तान में मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने है चो। नदियों को अस्थायी धारा पंजाब में चो कहा जाता है। अब आपके सामने आ रहा है गंगा का मैदान सेकंड। गंगा का मैदान का विस्तार आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसको अपन अब 3 भागों में बांटेंगे। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। इसको एक बार छोड़ो, इसको हम आकृति में देखते कैसे रहेगा। तो ये आपके सामने 3 है, ऐसे याद रखना है कि जो उच्च गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान उनको 100 सेंटीमीटर समवर्षेखा अलग करती है। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान, इसे 150 सेंटीमीटर समवर्षेखा अलग करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उच्च गंगा का मैदान तथा मध्य गंगा के मैदान को अलग करने वाली समवर्षेखा कौन सी है, तो 100 सेंटीमीटर। या वो ऐसे पूछ ले कि उच्च गंगा का मैदान तथा मध्य गंगा के मैदान को विभाजन करने वाली समवर्षेखा कौन सी है, तो भी याद रखना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार 150 भी हो जाएगी। और इसी में यही लिखा है कि उच्च गंगा का मैदान 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा तक है, मध्य वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर और निम्न समवर्षेखा 150 से अधिक समवर्षेखा। अर्थात इसका मतलब यही हो गए। अब इसे आगे 3 भागों में बांटे गए, तो उनको विस्तार से देख लेते हैं। पहला है उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान, इसकी विस्तार, मृदा, वर्षा, कृषि, नदियां और इसका अन्य नाम, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। 6 पॉइंट। पहला है विस्तार, इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा। मृदा कौन सी यहाँ पर, तो उच्च गंगा मैदान में बलुई मिट्टी है। फिर उच्च गंगा मैदान में वर्षा, तो 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से नीचे भी मान सकते। फिर है कृषि, यहाँ पर गन्ना और गेहूं की कृषि होती है। नदियाँ कौन सी है, तो इसमें गंगा, यमुना और रामगंगा, जो गंगा की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अन्य नाम, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रुहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गंगा नदी के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रथ क्या कहलाता है, तो टाल, बील, जला या ऑलराइट। तो ये ऑलराइट, इनको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके सामने आ रहा है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान का विस्तार आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में मिलेगा। फिर आपके सामने यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो मृदा आपके सामने है दोमट मृदा। फिर वर्षा, तो वर्षा आपके सामने 100 से 150 सेंटीमीटर समवर्षेखा। फिर आपके सामने आएगी कृषि, तो यहाँ पर गन्ना और चावल की कृषि की जाएगी। और यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती है, तो आपको याद रखना है नदियाँ गंगा, घाघरा, गंडक, सोन और काली नदी। इसके बाद हम नदियों को भी विस्तार से लेकर आएंगे, एक एक पॉइंट। इससे बाहर एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात, और फर्स्ट ग्रेड तक आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपको 3 भागों में अन्य नाम इसका क्या क्या है। पहला है अवध का मैदान, फिर है मिथिले का मैदान और मगध का मैदान। तो इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि गंगा के मैदान का भाग निम्न में से मध्य गंगा का मैदान का भाग उच्च नाम क्या है, तो वो ऐसे ऑप्शन पूछ ले, अवध का मैदान, मिथिले का मैदान, मगध का मैदान, या कोई और नाम दे दे। तो आपको इन उपनाम को ध्यान रखना है। तो अवध का मैदान ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है। मिथिले का गंगा नदी का मैदान ये उत्तर में बिहार क्षेत्र का भाग है, और मगध ये गंगा मैदान के दक्षिण बिहार क्षेत्र का भाग है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपके सामने निम्न गंगा का मैदान विस्तार, पूर्वी बिहार व पश्चिम बंगाल व झारखंड आधा। मृदा कौन सी यहाँ पर, चिकनी मृदा। वर्षा
150 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो यहाँ पर कृषि चावल की अधिक होगी, ज़्यादा पानी होगा तो बारिश। फिर आपके सामने नदियाँ कौन कौन सी बहती है यहाँ पर, तो मुख्यतः नदी है गंगा, कोसी महानदी, हुगली और दामोदर नदी। इनके उपनाम है बारिद का मैदान या रार का मैदान। तो इम्पोर्टेंट है बारिद का मैदान और रार का मैदान। गंगा नदी के उत्तर में पूर्वी बिहार व पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, और रार का ये हुगली से स्वर्ण नदी के बीच का पश्चिम जो मैदान उसको रार का मैदान है। निम्न मैदान भाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये यानी जो निम्न मैदान भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। फिर आपके सामने आ रहा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका विस्तार केवल आपको मिलेगा असम राज्य में। फिर मृदा कौन सी है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक समवर्षा का होगी। कृषि 200 से अधिक है तो चावल और जूट अर्थात पटसन का होता है। नदियाँ, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें, नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी होगी, इसका विस्तार देखो। वैसे नदी ने अरुणाचल और असम में बहती हुई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके होने के कारण यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार नहीं है, पहाड़ियों का है, हिमालय फैला हुआ है। तो ये किसका मैदानी भाग नहीं है, मैदानी का भाग नहीं है, तो आपको केवल विस्तार इसलिए हमने लिखा है केवल असम में बहता है। फिर आपके सामने ये जो मैदान है यहाँ पर द्वीप का निर्माण होता है, नदी द्वीपों के लिए जाना जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र मैदान को। और यह मैदान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भी मैदान है, ये इसकी मुख्यतः विशेषता याद रखना है। फिर आपके सामने आ रहा है तटीय मैदान, तीसरा पार्ट आ रहा है तटीय मैदान। तो पश्चिम बंगाल का भाग गंगा के मैदान का भाग तटीय मैदान का नहीं है, आपको ये याद रखना है। तटीय मैदान वैसे आपको ये से याद रखना है कि तट कहाँ से शुरू होता है, तो ये गुजरात टू पश्चिम बंगाल तक रहता है। तो ये पश्चिम बंगाल का जो भाग है ये गंगा के मैदान का भाग है, न कि तटीय मैदान का भाग। एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो भी देख लेते हैं। तो इसका विस्तार गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु नीचे हो गया। फिर वापस आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा तक 6000 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला है। फिर देखो यह कच्छ गुजरात से उड़ीसा की स्वर्ण नदी तक, अर्थात स्वर्ण नदी तक 6000 किलोमीटर में फैला है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिम का तट मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम का विस्तार आपको कच्छ से कन्याकुमारी और पूर्वी का आपको मिलेगा स्वर्ण नदी से कन्याकुमारी, उड़ीसा से कन्याकुमारी तक। अभी पश्चिमी तटीय मैदान को हम नक्शे में भी और इसका विस्तार देख लेते हैं। कच्छ से कन्याकुमारी तक है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें मुख्यतः हम 5 तटीय मैदान पढ़ेंगे। कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। कच्छ का विस्तार वैसे गुजरात में, काठियावाड़ या सौराष्ट्र गुजरात में, कोंकण का महाराष्ट्र और गोवा दो में मिलेगा, कन्नड़ का आपका विस्तार कर्नाटक में मिलेगा और मालाबार का मैदान आपको कहाँ मिलेगा, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलेगा। ये इसकी आकृति देख लो। कच्छ का मैदान यहाँ से स्टार्ट होगा, काठियावाड़ का मैदान गुजरात का मैदान, फिर कोंकण, कन्नड़ का मैदान और ये मालाबार और कन्याकुमारी तक लास्ट। अब विस्तार से देख लो 6 राज्यों में ये विस्तार पश्चिमी को। अब ये जो विस्तार हो गए 6, ठीक है। अब यह निमज्जन अर्थात डूबे हुए तटीय मैदान का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर जो बंदरगाह है वो अनुकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसका भाग है यह, निमज्जन का। फिर इस मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं कच्छ का मैदान, इसकी विशेषता, नदी और विस्तार देख लेते हैं। कच्छ का मैदान में विस्तार गुजरात में, नदी सिंधु नदी। विशेषता क्या है, इस तटीय मैदान में लवणीय मृदा के कारण यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। और यहाँ पर नदी कौन सा बनती है, तो वो आपको याद रखना, सिंधु नदी। फिर है काठियावाड़ का मैदान या इसे बोलते हैं सौराष्ट्र का मैदान, कहाँ पर है, गुजरात में। नदियाँ कौन कौन सी इसका निर्माण करती है, तो भद्रा, ढांढर और सेतुरनीजी। इसकी कोई विशेषता नहीं है वो ऐसे मुख्यतः। फिर आपके सामने आ रही है गुजरात, विस्तार गुजरात में हो गया। नदियाँ नर्मदा व तापी नदी के द्वारा, ताप्ती या तापी। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग है। अब हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान।
फिर आपके सामने आ जाएगा कोंकण का मैदान। तो इसमें वही विस्तार महाराष्ट्र और गोवा दो राज्य में। नदियाँ कौन सी हैं? तो वैतरणा, मांडवी और जुआरी। और इसकी विशेषता क्या क्या देखने को मिलेगी आपको? तो इसकी विशेषता है यहाँ पर साल के वृक्षों की अधिकता और इस मैदान में काजू की खेती की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है दो विशेषता। फिर आपके सामने है कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान का विस्तार कर्नाटक, नदियाँ शरावती, काली और नेत्रावती। विशेषता क्या है इसकी? मुख्यतः यहाँ पर नारियल और सुपारी की खेती की जाती है। फिर नेक्स्ट आपके सामने है मालाबार का मैदान। तो इसका विस्तार 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर मुख्यतः नदी जो इसका निर्माण करती है वो है कुंतीपुंजा, भरतपुंजा, पेरियार, तीनों चारों केरल में, और पाम्बा। नदियों को पूरा हम विस्तार से लेकर आएंगे। फिर आपके सामने विशेषता इसकी विशेषता है कि भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश इसी तटीय मैदान से होता है, मालाबार से, ठीक है। दूसरा, इस तटीय मैदान में लेंगुन झील को कयाल कहते हैं। लेंगुन झील जो समुद्र किनारे स्थित झील को हम बोलते हैं लेंगुन झील। इसको तम केरल में क्या बोलते हैं? तो कयाल कहा जाता है इस तटीय मैदान में। जैसे कयाल कौन कौन सी है? वेमनाड, जिसे पन्नामदा, अष्टमुदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक आपको पॉइंट याद रखना है, पन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष वल्लमकाली या नेहरू नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। फिर आपके सामने आ रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी के बीच उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उमनजन अर्थात उभरा हुआ भाग अर्थात तटीय मैदान का भाग या उदाहरण है। इसलिए यहाँ बंदरगाहों की अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती है। इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये भाग अर्थात थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो यहाँ एकदम तट तक जो नौका होती है या वो तट तक मतलब बंदरगाह तक नहीं पहुंचती है, वो उसको दूर ही रोकनी पड़ती है। और छोटी छोटी मतलब जो होती है नहीं नौका, उनसे कोई सामान उस तक पहुंचाया जाता है। बड़ी जहाज यहाँ तक नहीं आती है। अब इसमें पढ़ना ही क्या क्या है? स्वर्ण नदी से आपको कन्याकुमारी तक, इसमें मुख्यतः 3-4 ही पढ़ना। 3 है, एक तो है उत्कल तटीय मैदान, उत्तरीय सरकार तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल किसका भाग है? तो आपको याद रखना है पूर्वी तटीय मैदान का भाग है कोरोमंडल। और इन दोनों के बीच में एक झील पड़ती है, पुलिकट झील, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार मैदान तटीय के बीच में। अब शुरू करते हैं। इसमें 3 ही पढ़ेंगे हम। उत्कल तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तटीय मैदान का आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय मैदान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों में। तो कथन निष्कर्ष वाले सवाल ये पूछ सकता है कि कोरोमंडल तटीय मैदान का भाग है। 1 नंबर ऑप्शन दे दे केवल तमिलनाडु में, दूसरा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में, तीसरा ऑप्शन दे दे कि केवल आंध्र प्रदेश में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऐसे। फिर है आपके सामने उत्कल तटीय मैदान। इसका विस्तार उड़ीसा में मिलेगा आपको। नदियाँ कौन सी? यहाँ पर ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी गान। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है याद रखेंगे? इस तटीय मैदान में एशिया की सबसे बड़ी लेगुन झील चिल्का स्थित है। तो आपको याद रखना है चिल्का झील। दूसरी है उत्तरी सरकार तटीय मैदान। कौन सी? उत्तरी सरकार तटीय मैदान, राज्य आंध्र प्रदेश। नदियाँ गोदावरी व कृष्णा। विशेषता क्या है इसकी? तो इस तटीय मैदान में ताजे पानी की कोल्लेरू झील स्थित है। अब ये कोल्लेरू झील कहाँ पर है और इसकी स्थिति क्या है? कि वैसे मान लो ये कृष्णा नदी है और ये गोदावरी, ये कृष्णा नदी है। यहाँ पर दोनों नदियाँ डेल्टा बनाएगी, ठीक है, ये डेल्टा बनाएगी ऐसे। इन दोनों डेल्टा के बीच में नदी का निर्माण हो रही है कोल्लेरू झील का। तो आपको याद रखना है। तो किस 2 नदियों के बीच में कोल्लेरू झील का निर्माण? तो आपको याद रखना है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, और उत्तरी सरकार तटीय मैदान इसका निर्माण कर रही है। लास्ट आपके सामने आ रहा है कोरोमंडल तटीय मैदान। इसका विस्तार 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नदियाँ कावेरी और वेंगई नदी है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये विशेषता इसकी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। यह तटीय मैदान का लौटते हुए मानसून वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा आपके सामने, यह तटीय मैदान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील पुलिकट यहाँ पर स्थित है। कौन से में? तो आपको कोरोमंडल तट में। फिर आपको एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वी तटीय मैदान को
कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटियों का विभाजन किया गया है। एनसीईआरटी में अलग अलग है। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी आगे वीडियो डालें वो आपको मिल जाए।